अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो है वो इनकम टैक्स लेक्चर चैप्टर 2 के ऊपर जो है वो 13th लेक्चर है। आज के लेक्चर के अंदर हमने जो है वो डेफिनेशंस जो डिस्कस करनी है, उसमें फ़र्स्ट जो है वो HBFC है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, कंप्यूटेबल इनकम है और इनकम है। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, तवज्जो से सुनिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो तमाम जो क्वेश्चंस हैं उनको जो है वो सॉल्व कर सकूँ और आपको अच्छे तरीके से ये पॉइंट समझा सकूँ, ताकि आप लोग जो है वो आसानी से इनको लिख सकें। पेपर में अक्सर इन डेफिनेशंस के ऊपर जो है वो क्वेश्चन भी आया हुआ है, इनकम के ऊपर ज़्यादातर डिस्कशन भी होती है, तो इसलिए इनको जो है वो तवज्जो से समझिएगा। और ये जो इनकम का जो पॉइंट है ये आगे आपके जो है वो आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें भी आपको जो है वो असिस्ट करेगा, उसमें भी आपने जो है वो इनको सीखना है। तो अपने लेक्चर को शुरू करने से पहले हस्ब रिवायत एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हम करते आ रहे हैं। बेसिकली ये जो है ना, समझ लें कि जो ऑनलाइन मुझे स्टूडेंट सुन रहे हैं जो अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उनकी फ़ी है कि वो एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकॉन का दबा दें, ताकि जो है वो हमारी इस कोशिश को जो है वो एप्रिसिएशन मिल सके। मज़ीद इसको जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जो है वो लाजमी बताया करें कि आपको हमारी ये कोशिश कैसी लग रही है। तो चलें जी, हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, सेक्शन 2 सब सेक्शन 28। इसके अंदर वो कहते हैं कि हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन मीन्स द कॉरपोरेशन कंस्टिट्यूटेड अंडर द हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1952। अच्छा, ये तो बेसिकली जो ये क्या है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अंडर सेक्शन अंडर हाउस बिल्डिंग फाइनेंस HBFC कॉरपोरेशन एक्ट 1952 के तहत कंस्टिट्यूट की जाएगी, बनाई जाएगी, उसको जो है वो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन कहा जाएगा। इस कॉरपोरेशन का, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो काम क्या है कि बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई गई थी लोगों को असिस्ट करने के लिए कि वो अपने जो है वो घर बना सकें। तो इनका काम बेसिकली, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ये है कि इसने लोगों को जो है वो घर बनाने के लिए जो है वो क्या करना है, लोन प्रोवाइड करना। ये प्योरली इसके साथ जो है वो काम करती है। तो ये बेसिकली इसके लिए ही बनाई गई थी, ताकि लोगों को जो है वो किसी जो है वो असिस्टेंस मिल सके, गवर्नमेंट की तरफ से जो है उनको हेल्प आउट किया जा सके कि वो अपने जो है वो ज़ाती घर बना सके। तो ये उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। तो ये छोटा सा पॉइंट था, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट जो है वो हमारा है इम्प्यूटेबल इनकम, जो कि नया पॉइंट है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 28A। ये पॉइंट जो है वो 2017 फाइनेंस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाया गया था। नया पॉइंट था, इसके अंदर जो है वो डिस्कशन की गई है। वो ये कहते हैं इम्प्यूटेबल इनकम मीन्स इन रिलेशन टू एन अमाउंट सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स मीन्स द इनकम विच वुड हैव रिजल्टेड इन द सेम टैक्स ईयर हैड दिस अमाउंट नॉट बीन सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स। कि ऐसी अमाउंट जो कि सेम टैक्स ईयर में आपने अर्न की और ये रिलेट करती है फाइनल टैक्स के साथ, मीन्स कि FTR के साथ जो है वो रिलेट करती है, जैसा कि प्रॉफिट ऑन डेट, ठीक है जी, इंटरेस्ट वगैरह की, ये जो आपकी क्या है इम्प्यूटेबल इनकम्स हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर भी वही बात जो इस पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताई थी, वो ये कि इट मीन्स द सुपर टैक्स इम्पोज फॉर द rehabilitation of temporary displaced person at 4% of income of banking companies and other person having 3% income equal to or more than 500 million for the tax year 2015 on all type of income whether taxable under normal or under FTR। अच्छा, ये यहाँ पर एक जो है वो पॉइंट डिस्कस किया गया फाइनल टैक्स रिजम का। अच्छा, ये जो फाइनल टैक्स रिजम है ये बेसिकली जो है वो जब हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो उसके अंदर इस पॉइंट को हम तफसीली जो है वो देखेंगे। इनके अंदर जो है वो क्या आता है, इन जनरल मैं आपको बता दूँ, इन शॉर्ट मीनिंग में आपको बता दूँ कि जितने भी आपके प्रॉफिट ऑन डेट्स हैं वो FTR के अंदर जो है वो कंसिडर किए जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ये बेसिकली जो इम्प्यूटेबल इनकम का जो पॉइंट था, ये बेसिकली आपकी जो है वो जितनी भी इनकम कवर्ड अंडर FTR थी उनके साथ जो है वो रिलेट करते हुए जो है वो इसको जो है वो शामिल किया गया था। उन पॉइंट्स को बेसिकली एक्सप्लेन किया गया था, ताकि जो है वो ये जो FTR का पॉइंट था ये सबको जो है वो समझ आ जाए कि ये है क्या, इसके अंदर कौन सी चीज़ें ली जाती है, और उनको जो है वो यहाँ पर कंसिडर या इनकम से, जो आपकी ओरिजिनल इनकम से उनसे सेपरेट करने का रीज़न, वजूहात क्या थी, तो उसको जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए इस पॉइंट को जो है वो इंसर्ट किया गया था, ताकि जो है वो लोगों को ये समझ आ जाए कि इनकम और इम्प्यूटेबल इनकम के अंदर फ़र्क क्या है। जैसे इससे अगली जो हमारी डेफिनेशन है वो इनकम की है, तो उस पर जाने से पहले जो है वो हम इम्प्यूटेबल इनकम को मैं बात कर रहा था कि ये इनकम जो है वो बेसिकली आपकी नॉर्मल रूटीन की इनकम से जो है वो हट के है।
ठीक है। इसके अंदर आपके प्रॉफिट ऑन डेट्स आ जाते हैं, इसके अंदर आपके प्राइस बॉन्ड्स आ जाते हैं, इसके अंदर आपकी विनिंग्स आ जाती है, लॉटरी आ जाती है। तो इन तरह की चीज़ों के ऊपर जो है वो डिस्कशन करने के लिए इस पॉइंट को जो है वो प्रॉपरली फिर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो ये सारी की सारी जो इनकम्स है ये आपकी कहाँ पर ट्रीट होती हैं, FTR के अंदर, फाइनल टैक्स रीजन के अंदर ट्रीट होती हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको जो है वो आप अपनी नॉर्मल इनकम से सेपरेट डील करते हैं। तो इसके लिए ये पॉइंट जो है वो इंसर्ट किया गया था, ठीक है जी। तो जो इससे अगला जो पॉइंट है वो हमारा है इनकम का। इनकम सेक्शन 2 सब सेक्शन 29। इनकम से मुराद वो कहता है कि इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, एनी अमाउंट। अच्छा, ये पहली अमाउंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि कोई भी ऐसी अमाउंट जो कि चार्जेबल टू टैक्स है अंडर दिस ऑर्डिनेंस, मतलब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत कोई भी अमाउंट जो कि चार्जेबल टू टैक्स है, जिसके ऊपर आप टैक्स पे करेंगे वो आपकी इनकम है, ठीक है। किसी भी सोर्स से हमने अर्न की उसके ऊपर आपने अगर टैक्स पे करना है तो वो आपकी इनकम गिनी जाएगी। क्लियर होगी बात। नंबर फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस वो आपकी इनकम है। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है कि एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 148, सेक्शन 148 के तहत 150, 152 सब सेक्शन ए, 153, 154, 156, 156 ए, 233, 233 ए सब सेक्शन 5, 233 ए का जो सब सेक्शन 5 है उसके तहत जो भी अमाउंट जो है वो, उसके बाद सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 234 एंड एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एंड एनी लॉस ऑफ इनकम। अच्छा, यहाँ पर लास्ट पॉइंट जो है वो लॉस ऑफ इनकम भी इनकम गिना जाएगा। बाकी मैं इन सेक्शंस के ऊपर सेपरेटली बात करता हूँ, तो उन पर जाने से पहले मैं ये भी आपको बात कर दूँ कि जो भी आपका लॉस ऑफ इनकम है वो इनकम ही गिना जाएगा। तो वो ये कहता है कि इनकम टैक्स वाले क्या कहते हैं कि एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, कोई भी अमाउंट जो कि चार्जेबल टू टैक्स है, या कोई भी ऐसी अमाउंट जिसके ऊपर आपने एडवांस टैक्स डिडक्ट करना है, किस सेक्शन के तहत, 148, 150, 152, 153, 154, 156 एंड सो ऑन, ये मैंने सारे लिख दिए। इन सभी जो है वो सेक्शंस के तहत जो भी आप इनकम के ऊपर एडवांस टैक्सेस चार्ज करेंगे वो भी आपकी जो है वो क्या कहलाएंगी, इनकम्स कहलाएंगी। सेक्शन 148 वो कहते हैं कि एनी अमाउंट डिडक्टेड और कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स के वक्त जो भी आपकी अमाउंट जो है वो, आप देखें जब आप चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो उसकी एक इंपोर्ट वैल्यू जो है वो बना ली जाती है। तो जो वैल्यू आपकी इंपोर्ट वैल्यू है वही आपकी इनकम गिन ली जाती है कि इस बंदे ने अगर 1 लाख की चीज़ इंपोर्ट की है तो 1 लाख के ऊपर उसका जो है वो टैक्स वो अपना जो है वो सबमिट करवाएगा, तो वो 1 लाख उसकी इनकम गिनी जाएगी। सेक्शन 150 वो कहता है डिविडेंड रिसीव फ्रॉम द प्रिस्क्राइब कंपनी अंडर दिस सेक्शन। तो 150 डील करता है सेक्शन जो है वो डिविडेंड के साथ, जो भी डिविडेंड आप किसी भी प्रिस्क्राइब कंपनी से रिसीव करेंगे वो भी आपकी इनकम है। सेक्शन 152 वो कहते हैं कि एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम नॉन रेजिडेंट पर्सन एज रॉयल्टी एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, कि कोई भी अमाउंट जो कि आप नॉन रेजिडेंट पर्सन से जो है वो रिसीव करेंगे रॉयल्टी के तौर पर या फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के तौर पर जो है वो, तो वो आपकी जो अमाउंट जो आप रिसीव करेंगे वो क्या कहलाएगी, इनकम कहलाएगी। सेक्शन 153 कहता है कि एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम नॉन रेजिडेंट पर्सन फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज, कोई भी अमाउंट जो कि आप नॉन रेजिडेंट पर्सन से रिसीव करेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए या उसको जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उसके लिए, या फिर अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि आप कॉन्ट्रैक्ट ये करें कि आप उसको जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी जो अमाउंट आप रिसीव करेंगे वो भी आपकी जो है वो इनकम ही गिनी जाएगी। तो 148 जो है वो इंपोर्ट के साथ डील करता है, 150 डिविडेंड के साथ डील करता है, 152 और 153 जो है वो नॉन रेजिडेंट पर्सन से जो है वो डील करता है। नॉन रेजिडेंट पर्सन से जो आप रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज या आप सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए जो अमाउंट जो है वो उससे चार्ज करेंगे, उससे रिसीव करेंगे, वो आपकी क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 154 कहते हैं कि एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम द एक्सपोर्ट प्रोसीड, चीज़ों को एक्सपोर्ट करके जो पैसे आप अर्न करेंगे, जो अमाउंट आप अर्न करेंगे वो भी आपकी इनकम कहलाएगी। 156 ये कहता है कि एनी अमाउंट रिसीव ऑन प्राइस एंड विनिंग, कि आप प्राइस बॉन्ड्स के ऊपर या विनिंग्स के जो भी अमाउंट अर्न करेंगे वो भी आपकी इनकम कहलाएगी। ये अच्छा, ये इनकम जो है वो आपकी नॉर्मल इनकम से जो है वो सेपरेट रेट होगी, उसके ऊपर जो है वो सेपरेट रेट ऑफ टैक्स चार्ज होंगे। सेक्शन 156 ये कहता है कि एनी अमाउंट कलेक्टेड और डिडक्टेड फ्रॉम द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रॉम द पेट्रोल पंप ऑपरेटर,
अच्छा, ये जो पेट्रोल पंप ऑपरेटर है, जब ये मतलब किसी भी किस्म की पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई करेगा और उसके ऊपर जो है वो एडवांस टैक्स जो कलेक्ट करेगा वो भी उसकी इनकम गिना जाएगा। सेक्शन 233 ये कहता है कि एनी अमाउंट रिसीव एज अ ब्रोकरेज और कमीशन, कि कोई भी आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे जो है वो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, वो सर्विसेज देते हैं तो उसके अगेंस्ट वो अपना जो है वो ब्रोकरेज लेते हैं। या इसके अलावा कंसाइनर जो आपकी रिलेटेड टर्म है जो आप कंसाइनमेंट के अंदर पढ़ेंगे, कंसाइनर जो है वो के अंदर जो कंसाइनी है वो बेसिकली कमीशन बेसिस पे काम करता है, तो कंसाइनी जो कमीशन रिसीव करेगा वो भी इसकी इनकम कहलाएगा। तो ये वो कहता है कि कोई भी अमाउंट जो कि आप एज अ ब्रोकरेज या कमीशन रिसीव करेंगे वो भी आपकी इनकम कहलाएगा। उसके बाद एनी अमाउंट डिडक्टेड बाय स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान। अच्छा, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर जब आप शेयर्स की डीलिंग करते हैं तो शेयर्स की डीलिंग के अंदर जो आप अमाउंट अर्न करते हैं या प्रॉफिट अर्न करते हैं तो उसके ऊपर जो है वो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो आपकी जो है वो प्रॉफिट में से जो अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर लेगा एज एन एडवांस टैक्स, वो भी आपकी इनकम ही गिना जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो एडवांस टैक्स डिडक्टेड, किसी भी आपकी इनकम में से जो एडवांस टैक्स डिडक्ट होगा वो भी आपकी इनकम ही गिना जाएगा। तो इनकम के से मुराद जो है वो जो भी अमाउंट आप अर्न करते हैं किसी भी सोर्स से अर्न करते हैं वो आपकी इनकम कहलाता है। इसके अलावा जो है वो उसने आपको बता दिया कि कोई भी अमाउंट जो कि चार्जेबल टू टैक्स है वो आपकी इनकम, और जितने भी आपके जो है वो एडवांस टैक्सेस हैं जो कि आप पे करते हैं वो भी आपकी इनकम ही गिना जाएगा। तो इनकम के जो पॉइंट है ये थोड़ा सा लेंथी पॉइंट है, इसके अंदर ये सारे सेक्शन जो है वो 1 बाय 1 करके मैंने आपको डिस्कस करनी है। उसमें मैंने बता दिया कि इनकम के अंदर वो कौन कौन सी चीज़ें लेते हैं, कौन कौन से सेक्शंस के तहत जो है वो इसको जो है वो डिफ़ाइन किया गया है और उन सेक्शंस के अंदर जो है वो चीज़ें कौन कौन सी डील की गई हैं। तो ये मैंने आपको जो है वो डिटेल के अंदर बता दिया। अगर किसी को इसके जो है वो नोट्स चाहिए होंगे तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं इंशाल्लाह आपको पीडीएफ फॉर्मेट में इसके लिए जो डेफिनेशन है इनके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। इस लेक्चर को तवज्जो से समझिएगा। आपका कोई भी पॉइंट हो, किसी भी किस्म की जो है वो आपको रहनुमाई की ज़रूरत हो इस लेक्चर के रिलेटेड, तो वो मुझे काइंडली लाजमी बताइए कि मैं इंशाल्लाह आपकी जो है वो पूरी हेल्प करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। कल इंशाल्लाह इससे आगे हम जो है वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आने वाले जो है वो ये हमारे तकरीबन जो है वो 7 से 8 लेक्चर्स के अंदर हमारा ये चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। तो उसके बाद हम इंशाल्लाह जो है वो इसकी एग्जाम्शंस की तरफ चलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट हो तो मुझे लाजमी आप पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जो है वो आपकी रहनुमाई के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। मैं इंशाल्लाह कल हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।